हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एथिक्स मींस आंसर राइटिंग की। ठीक है, अगर आपको इस सीरीज़ से जुड़ा रहना है, इसमें टोटल 5 लेक्चर्स आने वाले हैं हमारे, तो आप इससे जुड़े रहिए। और इसमें हमारा मेन टारगेट होगा कि मेन डेफिनेशंस देखना और क्वेश्चंस हमें किस तरह से गो थ्रू करने हैं या किस तरह से उनको हैंडल करना है, उस टाइप बस हम वो देखने वाले हैं। अगर आपको डेफिनेशंस याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस के हिसाब से आप, जैसे कि कोई प्रोबेटिक का टॉपिक आता है तो आप जाके प्रोबेटिक पढ़ सकते हो, उसकी हर चीज़ देख सकते हो और उसके बाद इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। या फिर अगर आपको पहले ही पता है तो आप, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, कि आप वीडियो पॉज करो, जो आपको आता है इस क्वेश्चन के बारे में आप एक पेज लो और उस पर अपने जो पॉइंट्स हैं ब्रेनस्टॉर्म करके वो लिखो, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखो, तभी आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और उससे पहले हमारी बहुत सारी सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर के प्री का भी इसके साथ ही शुरू होने वाला है, तो प्री के लिए जो हमारी वीडियोस आने वाली हैं उनको देखना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, What do you understand by probity in governance? Explain with examples how it enhances transparency and accountability in the administration. ये बोल रहा है कि probity का मतलब क्या होता है। सबसे पहले probity का मतलब क्या होता है और एक्सप्लेन करना है किसके साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, कि वो कैसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देना होगा, probity की डेफिनेशन ही देनी होगी। ये तो होगी probity in governance, लेकिन आपको नॉर्मल सबसे पहले probity की डेफिनेशन दोगे कि probity क्या होती है। probity क्या होती है? कंप्लीट एंड कन्फर्म्ड इंटीग्रिटी। क्या होती है? कंप्लीट एंड कन्फर्म्ड इंटीग्रिटी। ठीक है, उसके बाद और क्या आप बोल सकते हो? हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये क्या होती है? प्रोबिटी होती है। अब इसमें बता रखा है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी इन गवर्नेंस किससे कंसर्न है? प्रोपेरिटी एंड कैरेक्टर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एज टू वेदर दीज अपहोल्ड द प्रोसीजरल अपराइटनेस रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल्स मैनिंग दीज इंस्टीट्यूशंस। उसने बोला है कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट के जो प्रोसीजरल अपराइटनेस होती है, प्रोसीजर में वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, उसी को बोलते हैं प्रोबिटी। ठीक है, रिगार्डलेस की इंडिविजुअल उन इंस्टीट्यूशंस में है। ठीक है, और क्या है इसका? एक हो गया प्रोसीजरल अपराइटनेस। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग एन एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच अलोइंग द प्रोसेस टू विदस्टैंड स्क्रूटनी। पब्लिक सर्वेंट्स के लिए क्या जरूरी है? इट इज़ द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल एंड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दैम। पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है कि मतलब उनके स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल होने चाहिए और वो उनको स्ट्रिक्टली एडहियर करने चाहिए। पब्लिक सर्वेंट के लिए प्रोबिटी का मतलब ये है। ठीक है, मतलब हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दैम। उसमें क्या क्या आ जाता है स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल में? ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अपराइटनेस, ट्रांसपेरेंसी, इनकरप्टेबिलिटी। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट के लिए प्रोबिटी की डेफिनेशन। ठीक है, और प्रोबिटी इन गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस में अपराइटनेस, प्रोसीजरल अपराइटनेस। ठीक है, इट मीन्स अडॉप्टिंग एन एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच। ठीक है, ये क्या हो गया? ये होगी हमारी डेफिनेशन, जो आप लिख सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, प्रोबिटी की डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपको इससे कोई अच्छी डेफिनेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं कि इसमें बोला है कि वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल इन्होंने दिया गया है। वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल वेयर प्रोबिटी हेल्प्स इन गुड गवर्नेंस इन बाई एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती है उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो जो है गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है, प्रोबिटी उसमें हेल्प करती है। यहाँ पे क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोबिटी किसके लिए रिक्वायर है? गवर्नमेंट को जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसको फॉलो करना होगा, जो मार्केट के प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करना होगा, और एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस का यूज़ करना होगा प्रोक्योरमेंट के लिए, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑडिट के लिए, स्क्रूटनी के लिए गवर्नमेंट को रखने होंगे। किसी मतलब एजेंसी या जनरल पब्लिक की स्क्रूटनी के लिए, सोशल ऑडिट के लिए, जो भी वो प्रोक्योर कर रही है गवर्नमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको रखना होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अगर वो सोशल ऑडिट के लिए या फिर पब्लिक ऑडिट के लिए अगर उसको रखते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को जो वो प्रोक्योर करते हैं थ्रू बिडिंग प्रोसेस, तो या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो बिडिंग से कुछ कर रहे हैं, तो इससे क्या आएगी? उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है।
प्रोबिटी से। जैसे कैसे, एक तो इसमें पब्लिक जो सर्वेंट्स हैं उनको स्क्रूटनाइज किया जा सकता है कि आप ऑनेस्ट हो, इंटीग्रल हो, लीगल, मतलब आपने जो एक्शन लिया वो लीगल था कि नहीं था। तो अगर पब्लिक सर्वेंट्स को स्क्रूटनाइज किया जाएगा तो इससे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी उनकी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। और उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो किससे एडियर टू रूल्स, वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे, इनकरप्टिबल रहेंगे, ठीक है, दे विल एडहियर टू द प्रोसीजर्स, ठीक है, अपने सेल्फ डिस्क्लोजर जो नॉर्म्स हैं जैसे कि आरटीआई में वो खुद ही बता देंगे। उसके बाद वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे रादर देन वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट अगर उन पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होगी। और इससे क्या होगा, जो पब्लिक का जो फेथ है हमारी जो गवर्नमेंट प्रोसेस है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। और जो भी मतलब प्रोबिटी से और क्या है, जो इरेगुलरिटीज़ हैं जैसे कि करप्शन हो गया, इनसेंसिटिविटी होगी, रेड टेपिज्म हो गया, इररिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डिसरिगार्ड टू ऑफिस हो गया, लॉ हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी। एलिमिनेट मत कर देना, ठीक है, क्योंकि एलिमिनेट कुछ नहीं होता है, प्रोबिटी से भी एक हद तक ही आप कुछ ना कुछ रोक सकते हो। तो वही है, इट विल मिनिमाइज इरेगुलरिटीज जैसे कि करप्शन, इनसेंसिटिविटी, रेड टेपिज्म, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसरिगार्ड टू ऑफिस एंड लॉ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रोबिटी आती है तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फर्दर स्ट्रेंथन हो जाएगी। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उससे भी मतलब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई गई है। जैसे कि आरटीआई लाया गया, उससे ट्रांसपेरेंसी, विसल ब्लोअर एक्ट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर, इसके बाद आप सोशल ऑडिट लिख सकते हो, ठीक है, कैग का जो ऑफिस है वो सीवीसी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसके लिए हैं, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ही गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख ली आपने कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं, ठीक है। सोशल ऑडिट हो गया। इसके बाद आप और भी देख सकते हो, जैसे डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज भी इसमें आ सकता है। गवर्नमेंट तो आजकल क्या कर रही है, डिजिटाइजेशन ऑफ भी कर रही है, डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज भी कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद आप कंक्लूजन में आ सकते हो कि जैसे कि बहुत सारी कमेटीज़ हैं जैसे कि सेकंड ARC, उसने भी एम्फेसाइज किया अपनी रिपोर्ट में कि प्रोबिटी होनी चाहिए हमारी पब्लिक लाइफ में, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इनकरप्टेबिलिटी बढ़े हमारी किसमें, पब्लिक सर्विसेज में, ठीक है। तो फिर आप जैसे कि डेफिनेशन में लिखा गया थोड़ा वैसा ही लिख सकते हो कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस कैन बी इनहेंस थ्रू वेरियस मेजर्स। और अदर मेजर्स, ये तो गवर्नमेंट के मेजर्स थे, कैसे बढ़ाती है वो हमने बता दिया। अब और कैसे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, जो भी हमारे आइडियल्स इंस्क्राइब्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में उनसे उनको बताना, कोड ऑफ कंडक्ट होना, कोड ऑफ एथिक्स होना, ठीक है। उसके बाद कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जो भी वैल्यूज़ हैं पब्लिक सर्विसेज की वो उनकी ट्रेनिंग देना। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोबिटी इन गवर्नेंस को इंक्रीज़ करेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा था, सबसे पहले पूछा था कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस से आप क्या समझते हो, तो इसने डेफिनेशन दे दी है। उसके बाद इसने एक एग्जाम्पल दे दिया है, किसका, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल इसने दिया किसका, पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का। उसके बाद वो कैसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोबिटी कैसे बढ़ाते हैं, तो प्रोबिटी ऐसे बढ़ाते हैं। 5-6 पॉइंट इसने इसके दे दिए, हाउ प्रोबिटी इनहेंसेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है वो आपने बता दिए। फिर आप बता सकते हो कि और क्या हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड, ठीक है, ये क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल करोगे, ठीक है। तो पहला जो है क्वेश्चन वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी हाँ, ये फर्स्ट का A पार्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट के B पार्ट पे। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एम्पैथी एंड कंपैशन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमें किसके बारे में बताना है, कि एम्पैथी के बारे में बताना है। एम्पैथी और कंपैशन में क्या डिफरेंस होता है, और फिर हमें कंपैशन की जो इंपॉर्टेंस है वीकर सेक्शन की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो होनी चाहिए उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एम्पैथी क्या होती है और जो है वो कंपैशन क्या होती है, ठीक है। तो देखो, एम्पैथी इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड और फील, क्या, अंडरस्टैंड और फील व्हाट अनदर पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम विद इन देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज़ द कैपेसिटी टू प्लेस वन सेल्फ इन अदर पोजिशन। दूसरे की जगह खुद को रख के कोई भी उसकी सिचुएशन को फील करना या अंडरस्टैंड करने को ही बोलते हैं हम एम्पैथी, ठीक है। दूसरे के शूज़ में खुद को रख के और उसकी सिचुएशन को समझने को क्या बोलते हैं, एम्पैथी। कंपैशन क्या होता है, इससे एक स्टेप आगे, वही समझेंगे हम, मतलब टू सफ़र टुगेदर और को सफरिंग, मतलब फीलिंग दैट अराइजेज व्हेन यू आर कन्फर्म्ड विद अनदर सफरिंग, जब आप अंडरस्टैंड भी करते हो, फील भी करते हो, और देन फील मोटिवेटेड टू रिलीव दैट सफरिंग, और उस सफरिंग को आप रिमूव करने की जब कोशिश करते हो या फिर आप उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हो, इसमें आ जाता है एक्शन, ठीक है, इसमें आ जाता है एक्शन। एम्पैथी प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है, कंपैशन। जब एम्पैथी, जब आप दूसरे के दर्द को फील करोगे और उसको रिलीव करने की भी कोशिश करोगे तो उसी को बोलते हैं कंपैशन, ठीक है। जैसे कि बुद्धिज्म जो कंपैशन की एक प्रैक्टिस सिखाता है, जिसको क्या बोलते हैं, करुणा, जिसको क्या बोलते हैं, करुणा, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, करुणा। जैसे कि हिंदुइज्म में एक वर्ड यूज होता है परोपकार,
परोपकार, ठीक है, उसमें भी अच्छे काम करने को ही बोला जाता है, दूसरे के लिए अच्छा काम करना कोई, ठीक है, तो कंपैशन में आता है। देखो इसमें बोला गया कि जो कंपैशन और एम्पैथी है वो फंडामेंटली डिफरेंट है लेकिन क्लोजली रिलेटेड है। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि एम्पैथी में क्या होता है, आपको अंडरस्टैंड करते हो, आप फील करते हो, आपको अवेयरनेस होती है उस फीलिंग की, मतलब फीलिंग ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स अदर पर्सन इमोशंस एंड एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर फीलिंग। जबकि जो कंपैशन है उसमें क्या आ जाता है, डिज़ायर टू हेल्प आ जाती है। कंपैशन में क्या आ जाता है, डिज़ायर टू हेल्प। सो एम्पैथी प्रोसीड्स कंपैशन, कंपैशन से पहले क्या आती है, एम्पैथी आती है। मतलब हम सबसे पहले तो उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं और जब हम और फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम कुछ करने के लिए उसकी फीलिंग, मतलब उसकी जो सफरिंग है उसको रिलीव करने के लिए हम ऐसा फील करते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंपैशन, डिजायर टू हेल्प, ठीक है। एम्पैथी इज पुटिंग वन सेल्फ इन समवन एल्स शूज टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, बट कंपैशन पर वन टू एक्शन। कंपैशन में वो हो जाता है कि हमें क्या करना है, और एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे के शूज में खुद को रख के देखना। जैसे कि इसमें फिर से एग्जाम्पल दिया गया, एम्पैथेटिक पीपल मे क्राई विद द पर्सन एक्सपीरियंसिंग ए लॉस or if something unfortunate happens, but a compassionate person would rather do something to elevate rather other person feeling, ठीक है। लेकिन मतलब इसमें क्या बोला कि जो एम्पैथेटिक पर्सन है, हो सकता है कि अगर किसी के साथ बुरा हो जाए तो वो उसके साथ रो ले, ठीक है, वो उसके साथ रो ले, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्पैथेटिक पर्सन। लेकिन कंपैशनेट पर्सन क्या होता है, उसके लिए कुछ करने का, मान लो अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिलीव कैसे करना है, या उसको मनी की रिक्वायरमेंट, उसको कैसे जो भी चीज़ें हैं वो उसको प्रोवाइड करना है, या उसकी तरफ कोई एक्शन दिखाना, उसको बोलते हैं कंपैशन, और केवल फील करने को बोले एम्पैथी, ठीक है। तो यही बोला है कि एम्पैथी एक इंटरनल फीलिंग है, जबकि जो कंपैशन है वो आउटवर्ड्स मूव करता है, ये हमें कुछ करने को मजबूर करता है किसी के लिए, ठीक है। तो बस वही चीज़ बोला है। तो ये थोड़े फंडामेंटल थोड़े से इसके डिफरेंस हैं, ठीक है। बात एक ही चीज़ बोली गई है लेकिन तीन चीज़ों में इसको घुमा दिया है, ठीक है। अब वीकर सेक्शंस के टुवर्ड्स कंपैशन क्यों होना चाहिए, देखो सबसे पहले जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो एजेंट्स ऑफ चेंज होते हैं, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है हमें कि जो हमारा जो कंट्री है वो क्या होएगी, वेलफेयरिस्टिक स्टेट होएगी। अगर वेलफेयरिस्टिक स्टेट है तो उसमें सबका वेलफेयर करना जरूरी है, तो सिविल सर्वेंट्स या एजेंट्स ऑफ चेंज होते हैं, वही कर सकते हैं जिस सोसाइटल लेवल। तो कंपैशन ड्राइव सिविल सर्वेंट टू हेल्प एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। और कुछ जो कंपैशनेट पीपल होते हैं उसमें और भी कई सारे पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि जेनरोसिटी, काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग। तो कंपैशन जो है वो सिविल सर्वेंट्स को मतलब अगर उनमें कंपैशन होगा तो वो केवल दिमाग से नहीं दिल से भी काम करेंगे जो सिविल सर्वेंट्स हैं। तो कंपैशन मेक सिविल सर्वेंट लेड विद नॉट ओनली हेड बट ऑल्सो हर्ट, ठीक है। और कंपैशन और क्या इंश्योर करता है कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो पीपल सेंट्रिक हो, ह्यूमेन हो, अकोमोडेटिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है। और ग्राउंड रियलिटीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं, ग्रास रूट प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाते हैं, बेटर प्लानिंग कर पाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सेटिस्फैक्शन की एक सेंस आती है और एनर्जी आती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और काम करें पब्लिक के लिए, ठीक है, वेलफेयरिस्टिक पर्पजेस के लिए। तो वही है, आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि द वेरी पर्पज ऑफ सिविल सर्वेंट वो लोगों को कैटर करना है, इसलिए तो उसको पब्लिक सिविल सर्वेंट्स या फिर पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, पब्लिक का सर्वेंट, टू सर्व द पीपल टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़। तो वही है, विदाउट अगर उनके पास कंपैशनेट एटीट्यूड नहीं होगा तो ना तो सिविल सर्वेंट ही ना ही सोसाइटी कभी भी साथ में काम नहीं कर पाएंगे, ना ही खुश होंगे। तो सिविल सर्वेंट को कंपैशनेट होना चाहिए इफेक्टिव एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज रूल्स जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है उनके लिए, ठीक है। तो ये आप किस में लिख सकते हो, कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे जो क्वेश्चन में पूछा है केवल आपको उसी की डिमांड कंप्लीट करनी है। देखिए जैसे पूछा था डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एम्पैथी एंड कंपैशन, केवल डेफिनेशन में हमने क्या किया, एम्पैथी और कंपैशन में डिफरेंस दिया। उसके बाद आता है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। तो हमें इंपॉर्टेंस बतानी थी, डिस्कस करनी थी, तो ये बता दी इंपॉर्टेंस। फिर उनके बीच में हमने कुछ कुछ डिफरेंसेस बता दिए, ये ठीक है, डिफरेंसेस बता दिए। और उसके बाद क्या बता दिया हमने, वीकर सेक्शन के टुवार्ड्स अगर कंपैशनेट होते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है या क्या इंपॉर्टेंस होता है वो हमने बता दिया। उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। तो उसके बाद कंक्लूजन, तो बस यही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, एथिक्स में एट टाइम्स सीम टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड वाइस वर्सा, डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल्स। जो एथिक्स है वो समटाइम्स हमें कॉन्फ्लिक्ट में दिखता है लॉ के साथ, और कभी लॉ जो है वो हमें एथिक्स के साथ वो उसमें दिखता है, किसमें, कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। तो हमें एग्जांपल से समझाना है। तो सबसे पहले एथिक्स और लॉ की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। एथिक्स क्या होता है, सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स जो सोसाइटी प्लेस करती है खुद के ऊपर राइट और रॉन्ग को डिसाइड करने के लिए किसी भी एक्शन का। क्योंकि लॉ क्या होता है, ये रूल्स का सिस्टम होता है जो किसी पर्टिकुलर कंट्री या फिर स्टेट में लगाए जाते हैं मेंबर्स के एक्शन को रेगुलेट करने के लिए।
ठीक है। और जो फिर आप लिख सकते हो कि जो एथिक्स का जो सैंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, मतलब आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन जो लॉज होते हैं अगर उनको आप तोड़ते हो तो उस पर सैंक्शंस लगते हैं और उसको वो फॉर्मल होते हैं। ठीक है, ठीक है, बस वही है। और समटाइम्स लॉ में क्या होते हैं, मोरल कोनोटेशंस भी होते हैं, वही सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस भी होते हैं। ठीक है, और समटाइम्स एथिक्स और लॉ कंसोनेंस में नहीं भी हो सकते, मतलब लॉ समथिंग एल्स कह रहा है और जो एथिक्स है वो बिल्कुल अपोजिट कह रहा है उस चीज़ के, तो ऐसा भी कई बार हो सकता है। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट में बताया कि कैसे एथिक्स कब लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं और लॉ कब एथिक्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है, ये बताया गया है। सबसे पहले एथिक्स कब लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि बहुत सारे कॉर्पोरेशन और इंडिविजुअल्स हैं जो टैक्सेस नहीं देते, लूप होल्स निकाल लेते हैं और अपना जीरो प्रॉफिट दिखा देते हैं। तो ये क्या है, लॉ तो ठीक है, मतलब लॉफुल तो है, बट एथिकल नहीं है ये चीज़। ठीक है, एथिकल नहीं है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स जो एक डार्कर स्किन टोन को क्या दिखाते हैं, इन्फीरियर दिखाते हैं, और जो क्रीम से जो बेचती हैं कि ये जो फेयर स्किन बना देंगी, अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होगा, ये भी मिसलीडिंग है, ये भी तो अनएथिकल है कि ये क्या डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं रेस के बेस पे, डिस्क्रिमिनेटरी है ये। उसके बाद आता है इंडियन पिनल कोड, मैरिटल रेप को रेप ही नहीं मानता, लेकिन अनएथिकल तो है ही ना वो भी, तो इंडियन पिनल कोड जो है वो मैरिटल रेप को रेप नहीं मानता है। ठीक है, तो वही है, ये भी क्या है, अनएथिकल है, लेकिन एथिक्स में तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये भी क्या है, अनएथिकल है। तो आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए गए हैं जिसमें एथिक्स जो काम लॉ के हिसाब से तो आप गलत नहीं बता सकते, लेकिन वो अनएथिकल है। ठीक है, अब लॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विद एथिक्स, मतलब एथिक्स उसको ठीक बोलेगी लेकिन लॉ गलत बोलेगा, कुछ ऐसा देखो, जैसे कि इंडियन लीगल सिस्टम में होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर रखा था। ठीक है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण। ठीक है, तो पनिशिंग इंडिविजुअल्स उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण इज नॉट ओनली अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस बट ऑल्सो अगेंस्ट एथिक्स, वो एथिक्स के भी खिलाफ है और नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। ठीक है, तो होमोसेक्सुअलिटी जो क्रिमिनलाइज कर रखी थी वो तो उसके अगेंस्ट था। ठीक है, और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अंटिल मतलब अभी तक क्या था, ओनली मैन जो थे वो एडल्ट्री के लिए प्रोसिक्यूट हो सकते थे। ठीक है, तो अब क्या है, मैन और वुमेन दोनों होने लगे, तो वो मतलब एथिकली बुक्ड मतलब फॉर द एक्ट। ठीक है, सेडिशन लॉ को आप देख सकते हो, सेडिशन लॉ लगाया तो जाता है लेकिन वही है, अनएथिकल है। ठीक है, समटाइम्स वैलिड क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए ही सेडिशन लॉ इंडिविजुअल्स पे लगा दिया जाता है। उसके बाद आप अपार्थाइड का देखो साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, हाँ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएसए में और अपार्थाइड जो मूवमेंट था साउथ अफ्रीका में, ये भी क्या है, अनएथिकल हैं और मोरली करप्ट हैं। तो वही है, ये जो एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं लॉज के साथ, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं समटाइम्स, तो हमें उसी के एग्जांपल बताने कि कब लॉज और वो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तो इसमें आप लास्ट में यही कंक्लूजन लिख सकते हो कि दो बेशक से जो लॉ है वो गाइड कर सकता है एथिकल बिहेवियर को कुछ सर्कमस्टेंसेज में, लेकिन एथिक्स कैन नॉट कंस्ट्रेंड बाय लॉ, लेकिन एथिक्स लॉ से कंस्ट्रेंड नहीं हो सकते। एथिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है, या स्कोप ऑफ एथिक्स इज मच वाइडर देन गोज बियॉन्ड द रियल्म ऑफ लॉज। ठीक है, जैसे ही सोसाइटी इवॉल्व होती है लॉ मॉडिफाई होते हैं और एथिक्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो वही है, जैसे कि आप बता सकते हो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बता सकते हो। तो ये चीज़ होगी हमारी कंप्लीट, तो सेकंड का ए पार्ट हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड के बी पार्ट पे। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताना है और उसका रोल बताना है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे पहले आप इसको दोगे डेफिनेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू मैनेज और कंट्रोल हिज और हर इमोशंस और एबिलिटी टू परसीव एंड मैनेज इमोशंस ऑफ अदर एज वेल। अपने इमोशन समझना, उनको कंट्रोल करना, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना, और फिर दूसरों के इमोशन समझना, उनको मैनेज करना, और उसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है परसीविंग इमोशंस, उसके बाद रीजनिंग विद इमोशंस, उनको समझना, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड देन मैनेजिंग इमोशंस। ये 4 चीज़ें आती हैं। परसीविंग क्या आते हैं, परसीविंग, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग, ये 4 चीज़ें आती हैं इमोशंस के बारे में। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ढंग से होएगी। अगर पब्लिक सर्वेंट्स इमोशंस को जानेंगे, जनता के पर्सनस के मूड्स को जानेंगे कि वो कैसा सोचते हैं, तो टारगेटेड डिलीवरी हो सकती है सोसाइटी में। ठीक है, तो और वो जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कंपोज रहेंगे प्रेशर के अंदर, अगर उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, रिस्क टेकिंग होंगे। ठीक है, वो शेयर्ड विजन को इंस्पायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे के विजन को समझ सकते हैं ना, दूसरे के इमोशंस को समझ सकते हैं, तो इससे शेयर्ड विजन को वो इंस्पायर करेंगी। प्रोसेस को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो इमोशनली इंटेलिजेंट पब्लिक सर्वेंट होता है वो चेंज करना चाहता है। ठीक है, वो चेंज करना चाहता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है।
और वही है, तो जो फ्लेक्सिबल पीपल होंगे वो नई चीज़ें ट्राई करेंगे, रिस्क लेंगे, नई चैलेंजेस के साथ आएंगे विदाउट फियर, ठीक है। दूसरों को भी इनेक्ट करेगा, मतलब इनेबल करेगा एक्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरों के साथ मिलकर काम करेगा और दूसरों को मोटिवेट भी करेगा कुछ करने के लिए। तो वही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अच्छा होता है, पब्लिक सर्वेंट रिस्क टेकिंग, चैलेंज टेकिंग, शेयर्ड विजन होता है उनका, ठीक है। और वो कंपोज रहते हैं अंडर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद दूसरों को हेल्प करते हैं, कुछ एक्ट करें, वो मोटिवेट करते हैं दूसरों को। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस में। आखिर में आप वही हर एक में आप कंक्लूजन आपको जरूर देना है कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के ट्रस्टीज होते हैं और पॉलिसीज बनाने के लिए उन्हीं को क्या किया जाता है, इंटरेस्ट किया जाता है। तो उनको इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इमोशनल इंटेलिजेंस वो डिफ़िकल्ट होगा। अगर इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो उनके लिए एम्पैथेटिक होना भी वो होगा, क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और उसके बाद अगर वो एम्पैथेटिक नहीं है, अगर वो एम्पैथेटिक अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे दूसरे की इमोशंस को, तो उसके बाद कंपैशन आना तो और भी मुश्किल है। इसका मतलब वो किसी के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। कंपैशन नहीं होगा तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट में ज़्यादा काम करेंगे एज़ कम्पेयर टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो वही है, ठीक है। तो यही है, ये होने के लिए जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको क्या होना जरूरी है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना जरूरी है, ठीक है। ये आपने उसकी देख ली डेफिनेशन, फिर ये आपने देख ली कि रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, और उसके बाद आपने देख लिया कि इसमें कंक्लूजन कैसे लिखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है, एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में हमें इनके बारे में बताना है। देखो इसमें हर एक वैल्यू दे रखी है और उसके बारे में बताना है। सबसे पहले उसको डिफाइन करना है, उसका रेलेवेंस बताना है सिविल सर्विसेज में क्या है। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने बोला है इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ठीक है। सबसे पहले बोला इन्होंने इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनकी डेफिनेशन देनी होगी। इंटीग्रिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी मतलब होती है एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू रिमेन कंसिस्टेंट एंड कमिटेड टू हिज एंड हर्स, मतलब हिज और हर पर्सनल और प्रोफेशनल वैल्यूज़, ठीक है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल वैल्यूज से एडहियर करना ही इसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी, ठीक है। मतलब पर्सन लिविंग विद वंस प्रिंसिपल्स, जिसमें ऑनेस्टी, फेयरनेस, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और ऑनेस्टी क्या होती है, क्वालिटी ऑफ बीइंग अपराइट, फेयर, सिंसियर, ट्रूथफुल, ठीक है। ये होता है क्या, ऑनेस्टी, क्वालिटी ऑफ बीइंग अपराइट, फेयर, सिंसियर एंड ट्रूथफुल। अब ये कैसे हेल्प करते हैं सिविल सर्विसेज में, ठीक है। तो ये कैसे हेल्प करता है, ये हेल्प करते हैं जैसे कि वंस प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को कंडक्ट करने में, ठीक है। प्रोफेशनल जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके हिसाब से प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को कंडक्ट करने में इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी हेल्प करते हैं, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर रखेंगे, ठीक है। अगर उनमें इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी होगी तो वो पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर रखेंगे। और जिनमें इंटीग्रिटी होगी वही पब्लिक को अच्छे से सर्व कर पाएंगे, ठीक है। डाउन ट्रेडेड जो सेक्शंस हैं उनको अटमोस्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी तभी वो अच्छे से फॉलो कर पाएंगे जब वो क्या होंगे, इंटीग्रल होंगे, ऑनेस्ट होंगे। These value ensure that the action of administration are in line with the text and spirit of the law of land, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको हेल्प करेंगी, किसमें, हमारे सिविल सर्वेंट्स को हेल्प करेंगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो दीज वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर ए सिविल सर्वेंट्स एज दे आर बेस्टोड विद इमेंस पावर। देखो ये वैल्यूज उनके लिए ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि एक तो उनको इमेंस पावर दी गई है, बेस्टोड विद इमेंस पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको दी गई है। और हमारी जैसी कंट्री यहाँ पे रिसोर्स अवेलेबिलिटी पर कैपिटा क्या है, काफ़ी कम है। तो सिविल सर्वेंट्स को चाहिए कि वो क्या हो, उन रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, ठीक है। तो वही है, तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली फंड्स को रेज करना और उनको यूज़ करना इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ ही हो सकता है, तभी ये कंट्री चल सकती है, ठीक है। तो वही बात है कि इंटीग्रिटी की सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, ऑनेस्टी की आपको डेफिनेशन लिखनी है, दोनों बताना है कि सिविल सर्विसेज में कैसे हेल्प करते हैं या करेंगे, फिर थोड़ा बहुत आपको कंक्लूजन लिख देना है। फिर आती है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग जस्ट, अनबायस्ड एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस और पर्सनल प्रेजुडिस, ठीक है। इमोशंस में ना बह जाना, पर्सनल प्रेजुडिस ना होना, ठीक है, अनबायस्ड होना और जस्ट होना, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या इंश्योर करती है कि हम रूल से, प्रोसीजर से बंधे रहें, ठीक है, रूल से और उससे बड़े रहें, ठीक है। उसके बाद अगर उनमें ऑब्जेक्टिविटी होगी सिविल सर्वेंट्स में, तो वो जो है मिनिस्टर्स को ऑनेस्ट एडवाइस देंगे, ठीक है, ऑनेस्ट एडवाइस देंगे। उनको अपना पर्सनल बायस छोड़ के वो क्या करेंगे, उनको ऑनेस्ट एडवाइस देंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है कि हाँ, कि बाई चांस कहीं से रोड बनवाना है तो वहाँ पे लैंड को एक्वायर करना है, तो जो सही सिविल सर्वेंट होगा, जो ऑब्जेक्टिव सिविल सर्वेंट होगा, वो क्या बताएगा, उसके मेरिट्स बताएगा, डिमेरिट्स बताएगा कि वहाँ पे लैंड एक्वायर करने के, अगर वहाँ पे हमें रोड बनाना है तो विदाउट एनी पर्सनल गेन, ठीक है। फिर आती है हमारी न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना होना, कोई पॉलिटिकल बायसनेस ना होना अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते टाइम, ठीक है। इससे प्रोफेशनल कंडक्ट
इसमें हमारा प्रोफेशनल कंडक्ट आ जाता है, ठीक है। पॉलिसी एडवाइस अगर हम दे रहे हैं, अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, अगर हमारी किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हमारा कोई बायसनेस नहीं है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलिटी। और इससे क्या इंश्योर होता है कि जो हमारा लॉ ऑफ लैंड है वो भी क्या हो जाए, फॉलो हो स्पिरिट में, ठीक है। और बस यही है, इससे इंश्योर होता है कि कुछ कोई भी जो पार्टी पावर में है उससे सिविल सर्वेंट्स का जो एक्शन है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है वो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल को ध्यान में रख के हो रही है, ना कि पॉलिटिकल एफिलिएशन के कारण हो रही है। तो ऑब्जेक्टिविटी, जस्ट अनबायसनेस और इमोशंस में ना बह जाना, पर्सनल प्रेजुडिस ना होना, और न्यूट्रलिटी होती है पॉलिटिकल एफिलिएशन से दूर होना। फिर आती है इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। इम्पार्शलिटी क्या होती है, नॉट फेवरिंग वन ओवर अनदर और नॉट टेकिंग एनी साइड, उसको बोलते हैं इम्पार्शलिटी, किसी की साइड ना लेना, ठीक है। जैसे कि पब्लिक अपॉइंटमेंट्स बहुत जरूरी है उसमें, कॉन्ट्रैक्ट्स को वो करने में, पीपल को रिवॉर्ड के लिए रिकमेंड करने में, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इम्पार्शलिटी को दिखाती हैं कि हम किसी को एक को फेवर नहीं कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है। इससे इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या हो जाती है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। हाँ, और क्या हो जाता है, इक्वालिटी पे बेस होता है, जो भी बिहेवियर होता है उनका इक्वालिटी पे बेस होता है। फिर आ जाती है नॉन पार्टीशनशिप। नॉन पार्टीशनशिप क्या होती है, विदाउट एनी फियर और फेवर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी काम करना, उसको बोलते हैं नॉन पार्टीशनशिप, ठीक है। पार्टीशनशिप मतलब पार्टी से रिलेटेड या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, मतलब बिना उसके फेवर के, ना उसके फियर के कुछ भी काम करना, ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की फिलोसफी से हम नहीं चल रहे हैं, ठीक है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पार्शियलिटी और पार्टीशनशिप ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, और ये नॉर्मल है कि हम किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी में भी वही, हम जस्ट अनबायस्ड रहना, अपने इमोशंस को ना लाना। और न्यूट्रलिटी होती है हम किसी पॉलिटिकल एफिलिएशंस में ना होना, ठीक है। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के बारे में भी आपको पता चल गया। अब जाती है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है मेकिंग पब्लिक सर्वेंट answerable for their actions and responses to entity from which they drive their authority, ठीक है। क्या करना, आंसरेबल करना किसको, पब्लिक सर्वेंट को, उसी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। जब कोई भी, इसमें यही बोला कि जब कोई भी अकाउंटेबिलिटी इनवर्ड आ जाती है, मतलब इनवर्ड आ जाती है, मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट खुद को आंसरेबल समझने लगता है किसी भी एक्शन के लिए, अपने एक्शन के लिए, तो वहां पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सिविल सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स पब्लिक सर्विसेज। इससे ये क्या करती है, एक ऑब्लिगेशन पुट करती है पब्लिक सर्विसेज पे कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें अपने डिसीजंस के बारे में और उनको जस्टिफाइज करें। जिससे ट्रांसपेरेंसी आती है एडमिनिस्ट्रेशन में, कंसिस्टेंसी आती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी आती है। और इससे जो है हमारा एथिकल गवर्नेंस सिस्टम एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। एथिकल गवर्नेंस सिस्टम वो होता है क्योंकि वही स्क्रूटनी होती है ढंग से, तो सारी चीज़ें ही, मतलब अगर स्क्रूटनी होती है तो एथिकल बिहेवियर वो करेंगे, कंसिस्टेंट होंगे अपनी अप्रोच में, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। तो ये देखो, ये जितने भी वर्ड्स थे उनको हमने डिफाइन किया, उसके बाद उनका रिलेवेंस हमने बताया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या है, हर एक क्वेश्चन के लगभग 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर रखा है, तो ये इसलिए क्वेश्चन पेपर काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर भी देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 का क्या बोलता है, इट इज़ ऑलवेज मोरली रॉन्ग टू लाई। ये केवल स्टेटमेंट दे रखी है, वो हमें जस्टिफाई करनी है रिलेवेंट एग्जाम्पल से। क्या बोलना है, इज़ इट ऑलवेज मोरली रॉन्ग टू लाई, क्या हमेशा इमोरली रॉन्ग होता है झूठ बोलना, ठीक है। क्या हमेशा मोरली रॉन्ग होता है झूठ बोलना, इसमें ये बोला गया है। तो इसमें इसको जस्टिफाई किया गया स्टैंड को। देखो क्या बोला गया है, लाइन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो डेफिनेशन देखिए, गिविंग सम इन्फॉर्मेशन वाइल बिलीविंग इट टू बी अनट्रू। मतलब हम जो सोचते हैं वो गलत है, मतलब हम गलत किसी को बताने को झूठ बोलते हैं। मतलब अगर हम कोई हम जो सोचते हैं, हम जो बिलीव करते हैं कि ये चीज़ ट्रू है या अनट्रू है, अगर वो चीज़ अनट्रू है और हम किसी को वही चीज़ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, वो झूठ बोलना होता है, दूसरे को धोखा देने के लिए, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि झूठ, कई बार ऐसा भी होता है कि झूठ हम गलत इंटेंशन से ना दे रहे हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे हो लेकिन वो किसी गलत इंटेंशन से ना हो, ठीक है। तो अलग अलग वेरियस स्कूल्स के अलग अलग, जैसे कि डियोंटोलॉजिकल थॉट हमें क्या बोलता है, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। जैसे कि लाइंग करप्ट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ बीइंग द एबिलिटी टू मेक फ्री रेशनल चॉइसेस। जब हम करप्ट मतलब झूठ बोलते हैं तो इससे कौन सी चीज़ हमारी खराब हो जाती है, एबिलिटी टू मेक फ्री एंड रेशनल चॉइसेस, ठीक है। फ्रीडम टू चूज रेशनली, ये हमारी जो ये चीज़ हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी एबिलिटी कम हो जाती है, लाइंग जो उसको करप्ट कर देती है। हाँ, लाइंग अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको एंड नहीं मान रहे, हम उसको केवल मीन्स मान रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है,
हाँ, समथिंग इज ओनली गुड इफ इट कुड बिकम ए यूनिवर्सल लॉ, इफ लाइंग बिकम्स यूनिवर्सल द सोसाइटी विल कोलैप्स। हाँ हाँ, कोई भी चीज़ अच्छी कब होती है, जब उसको सब यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर लाइन को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो क्या हो जाएगी, सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी, सब झूठी बोलने लग जाएंगे, किसी पे ट्रस्ट सिस्टम ही नहीं रहेगा। ठीक है, लाइंग रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये अपोज करती है हमारी ऑनेस्टी की जो वर्च्यू है उसको। ठीक है, ऑनेस्टी की जो वर्च्यू है, और ऑनेस्टी में क्या हो जाता है, हम अपराइट रहते हैं, सच बोलते हैं। ठीक है, लेकिन लाइंग में क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट करते हैं। ठीक है, तो वही है, तो ट्रस्ट को वो कर सकती है, ट्रस्ट को अंडरमाइन कर सकती है। जो लाइंग है वो हमारे ट्रस्ट सिस्टम को वो कर सकती है। ठीक है, वही है इसमें। उसके बाद प्लेटो बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द मोरल वैलेंस ऑफ लाइंग डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द लाई इज टोल्ड। ये बोलते हैं कि उसकी जो मोरालिटी उस पर डिफाइन होगी कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है। जैसे कि अगर एनिमी से हम डील कर रहे हैं तो डिसेप्शन अलाउड है। ठीक है, डिसेप्शन अलाउड है। कॉन्सिक्वेंसलिस्ट क्या बोलते हैं, प्लेटो ने बोला कि कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि वो मोरली सही है या गलत है। कॉन्सिक्वेंसलिस्ट क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें हम अच्छे के लिए किसी के मतलब भलाई के लिए झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, हम झूठ बोल सकते हैं, जैसे कि अगर भलाई मतलब अगर झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा हो। ठीक है, अगर किसी का भला हो रहा हो तो यूटिलिटेरियन। फॉर एग्जाम्पल, ए मदर लाइंग अबाउट प्रेजेंस ऑफ आइसक्रीम इन फ्रिज टू सेव हर चाइल्ड फ्रॉम कैचिंग कोल्ड और फ्लू। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये बोलते हैं यूटिलिटेरियन। ठीक है, फिर आते हैं कि समटाइम्स क्या होती है, एक झूठ दूसरे को हार्म करने के लिए ही नहीं होती है, हो सकता है कि वो दूसरे के फ़ायदे के लिए हो। ठीक है, जैसे कि मतलब फ़ायदे के लिए या फिर उनको खुश करने के लिए हो। जैसे कि किसी को बोलना कि आपके हेयर कट अच्छा लग रहा है या आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, बेशक वो लग भी ना रहे हो, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, अगला बंदा खुश हो जाता है, उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमेशा मोरली रॉन्ग नहीं होता। जैसे कि टू प्रोटेक्ट ए मर्डरर इंटेंडेड विक्टिम, अगर कोई मर्डरर उसके पीछे भाग रहा है और विक्टिम भाग रहा है, अगर आपको विक्टिम आपके घर में आके छुप जाता है तो आपको उसको बचा सकते हो। ठीक है, आप उसको बचा सकते हो कि वो भी वहाँ पे भी झूठ बोलना गलत नहीं होगा। तो वही है, कोई भी झूठ जो सेल्फ इंटरेस्ट में बोली जाती है, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट में जो बोली जाती है वो जर्नली उसको माना जाता है कि ये इमोरल है। मतलब जो सेल्फ इंटरेस्ट में बोली जाए, जैसे कि लाइंग अबाउट समवन्स क्वालिफिकेशन इन ए जॉब इंटरव्यू। इसलिए मोरालिटी, अगर हम झूठ की मोरालिटी को देखें तो वो डिग्री से मापी जाती है कि किस डिग्री का हमने झूठ बोला है, या किस कॉन्टेक्स्ट में हमने झूठ बोला है, या फिर अपने पर्सनल गेन के लिए बोला है कि दूसरे की भलाई के लिए बोला है। तो भैया इन एनी केस, फिर आप लास्ट में ये लाइन लिख सकते हो कि एनी केस लाइंग मस्ट नेवर बिकम ए मैटर ऑफ हैबिट और एन एक्सक्यूज। कभी भी लाइंग जो है वो हैबिट नहीं बननी चाहिए, एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो वही है, इसमें लास्ट में यही बोला गया कि झूठ भी गलत नहीं है, आप बोल सकते हो। अलग अलग स्कूल्स ने अलग अलग इसकी वो दी है कि झूठ बोलना सही है गलत है। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्या बोलता है, ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड इज एक्सपेक्टेड ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया इन योर व्यू। इसमें बोला है कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखो इसमें बहुत ही अच्छे से इसमें बता रखा है कि एटीट्यूड क्या होता है और एप्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हो, 3 3 4 4 इसमें कुछ कुछ चेंज दे रखे हैं। ये आ गया हमारा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। ठीक है, अब आता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, रिलेटिवली इंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, डेफिनेशन इसमें दे रखी है, इसकी डेफिनेशन इसमें दे रखी है। एप्टीट्यूड क्या होता है, पर्सनल, मतलब जो इनेट एबिलिटीज़ होती हैं किसी भी पर्सन में। ठीक है, इनेट होती हैं जो भी एबिलिटीज़ जो इंडिकेटिव होती हैं किसी भी कि वो उस फील्ड में बड़े ही मतलब प्रोफेंसी हासिल कर सकता है, उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। और एटीट्यूड तो फीलिंग, बिलीव्स, बिहेवियर, टेंडेंसी, ये सारी चीज़ें बताता है एटीट्यूड। और एटीट्यूड क्या होता है, कैरेक्टर और वर्च्यूज से रिलेटेड होता है। मतलब वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है हमारा एटीट्यूड। ठीक है, हमारे वंस बिहेवियर का प्रिडिक्टर होता है कि हमारा जिस टाइप का एटीट्यूड होगा हम वैसे ही बिहेव करेंगे। मतलब उसको बता सकते हैं कि हम किस टाइप का बिहेव करेंगे, उससे मतलब एटीट्यूड से हमें पता चलेगा। और ये लार्जली क्या है, मेंटल कंसेप्ट है। ठीक है, और इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, इसको पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए, कॉग्निटिव डिसोनेंस चाहिए, एक्सपोजर चाहिए एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। लेकिन एप्टीट्यूड बहुत जल्दी से चेंज हो सकता है, जैसे कि लर्निंग, ट्रेनिंग, स्किल से इससे चेंज हो सकता है। ये फिजिकल और मेंटल कैसा भी हो सकता है। ये कैपेसिटी होती है कोई भी स्किल को एक्वायर करने की और फ्यूचर में उस पर परफॉर्मेंस करने की। अगर आप में उस चीज़ का एप्टीट्यूड होगा तो आप बहुत अच्छा उस फील्ड में कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो आप बहुत कम कर सकते हो ट्रेनिंग के बाद भी। बाई चांस आप में क्रिकेट खेलने का एप्टीट्यूड है तो आप में वो स्किल्स है, अगर आपको थोड़ा सा भी उस चीज़ में बताएंगे तो आप बहुत जल्दी उसको कैच कर लोगे और बहुत जल्दी आप उसको अच्छा खेलने लग जाओगे। ठीक है, वही अगर किसी में वो चीज़, वो एप्टीट्यूड नहीं है तो आप कितने दिन भी उसको सिखा लो वो कुछ नहीं सीखेगा। ठीक है,
तो भैया इट इज़ एसोसिएटेड विद कॉम्पिटेंस और टैलेंट, ये टैलेंट से रिलेटेड है, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, ये सारे एप्टीट्यूड होते हैं। तो आपने एटीट्यूड की डेफिनेशन देख ली, उसकी देख ली, तो इसमें बोला गया है कि यही नहीं है कि सिविल सर्वेंट को केवल राइट एप्टीट्यूड चाहिए, उसको राइट एटीट्यूड भी चाहिए उसको वो करने के लिए, क्या अच्छा काम करने के लिए सोसाइटी के लिए। जैसे कि उसको किस टाइप का, किसी भी सिविल सर्वेंट को किस टाइप का एटीट्यूड चाहिए, एम्पैथेटिक एटीट्यूड, ठीक है, ताकि वो दूसरे के इमोशंस को समझ पाए। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, जो डेमोक्रेसी के हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कर पाए। रेशनल एटीट्यूड, किसी की तरफ कोई बायसनेस ना हो। एटीट्यूड ऑफ एडियरिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी बोथ फाइनेंशियल एंड मोरल, और इंटीग्रल हो वो कोई भी एटीट्यूड, ठीक है। और लीडरशिप एटीट्यूड, और लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है। तो वही है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार बताया था कि जो जितने भी ब्रिटिश ट्रबल थे इंडिया में, वो उनकी एटीट्यूड के कारण थे। उनका एटीट्यूड कौन सा था? अपैथिक एटीट्यूड था, मतलब वो इंडिया की तरफ कोई फीलिंग्स ही नहीं थी उनकी, ठीक है। तो अगर वो कोई मशीनरी भी लेके आते, एग्जिस्टिंग मशीनरी में कोई मॉडिफिकेशन भी किया जाता, तब भी बहुत ही कम डिफरेंस आता, कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि उनका एटीट्यूड वैसा था, वो फील ऐसा करते थे, उनके बिलीव सिस्टम ऐसा था कि ये छोटे लोग हैं या फिर ये खराब लोग हैं और हम ही हैं, मतलब हम सुपीरियर हैं, ये इन्फीरियर हैं। तो वो एटीट्यूड था, वो चेंज अगर कुछ मॉडिफिकेशन सिस्टम में भी हो जाता तब भी वो कोई मतलब ज़्यादा चेंज नहीं ला पाता। इसीलिए इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत सारे स्टेप लिए गए, ठीक है। और सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर एटीट्यूड को उनके चेंज करने के लिए। और रिसेंटली तो एक मिशन कर्मयोगी भी चला गया उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, ये भी उनको ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये मतलब लिख सकते हो, कहीं भी एटीट्यूड की बात आती है तो किस टाइप का एटीट्यूड पब्लिक सर्वेंट्स को चाहिए, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। आ जाते हैं इस पे, गांधी जी टेलिस्मैन को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? एथिकल डायलेमा में, डे टू डे लाइफ में। गांधी जी का टेलिस्मैन सबसे पहले क्या था? व्हेन एवर ए पर्सन इज इन डाउट शी शुड थिंक वेदर हिज डिसीजन वुड एम्पावर और मार्जिनलाइज द पुअरेस्ट, ठीक है। ये था उसका टेलिस्मैन, कि जब भी आप डाउट में हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप ये सोचो कि आपका कोई भी डिसीजन जो पुअर को, किसी भी पुअरेस्ट को एम्पावर करेगा, ठीक है, या मार्जिनलाइज करेगा, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। ये प्रॉपर यार्डस्टिक है इवेलुएट करने के लिए हमारे एक्शंस को, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो यही चीज़ है, यही इन्होंने बोला था। और एथिकल डायलेमास को कैसे वो करने में ये हमारी हेल्प कर सकता है, जैसे कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन में कैसे जो टेलिस्मैन है वो हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे कि कोई भी एफ्लुएंट फैमिली है वो सब्सिडी छोड़ सकती है एलपीजी पे, ताकि वो ज़्यादा जो वो है वो किसको मिल सके, जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा मिल सके, ठीक है। तो वही रिसोर्स यूटिलाइजेशन में हेल्प कर सकता है। उसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। समटाइम्स हम अपने बारे, जैसे कि टैक्स इवेजन है, टैक्स इवेजन लोग किसके लिए करते हैं? अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं करते। लिटरिंग इन पब्लिक प्लेसेस, प्रैक्टिस ऑफ डावरी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, नेपोटिज्म, ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं अगर हम गांधी जी के टेलिस्मैन को यूज़ करें। क्योंकि नेपोटिज्म है वो भी क्या कर रहा है, पुअरेस्ट को क्या कर रहा है? मार्जिनलाइज कर रहा है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, वो वुमेन को मार्जिनलाइज कर रहा है। प्रैक्टिस ऑफ डावरी, वो भी क्या कर रही है? वुमेन को मार्जिनलाइज कर रही है, ठीक है। टैक्स इवेजन क्या कर रहा है? लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को वो हार्म पहुंचा रहा है। रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जैसे कि मान ले शराब है, दारू है, सेमी हो गया ये तो, ठीक है। उसके बाद सिगरेट वगैरह है, इसका प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो वही रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन हमें करना है, ताकि जो पुअर हैं वो उसके और ज़्यादा उसमें ना आए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में हमारी समटाइम्स ये हेल्प करता है। और समटाइम्स क्राइसिस में, जैसे कि कोविड टाइम पे तो गांधी जी का टेलिस्मैन बहुत ज़्यादा काम आया था। जैसे कि गिविंग सैलरी टू दी मेड्स, जो काम पे नहीं आती थी, और बेसिक नेसेसिटी उनको प्रोवाइड करना वीकर सेक्शन को। तो ये सारी चीज़ें किस में आती थी? गांधी जी के टेलिस्मैन इसमें हेल्प करता है हमारा, कि हमें क्या करना चाहिए जब भी हमें कोई डिसीजन लेना हो। तो भैया रिजोल्विंग एथिकल डायलेमाज में, अगर कोई भी डायलेमा हमें रिजोल्व करना है तो उसके लिए हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। जब क्लैरिटी होगी तभी हम कोई एक डिसीजन पे जा पाएंगे। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए तो और भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एथिकल डायलेमा को रिजोल्व करना, क्योंकि वो तो बहुत सारे इश्यूज़ को मतलब वो बहुत सारे डायलेमाज में फंसते हैं इन डे टू डे लाइफ। तो अगर वो बहुत सारे डायलेमाज में फंसते हैं तो उनको डिसीजन लेने में ये फाइनल गाइडिंग पाथ की तरह यूज़ करेगा कि कैसे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। क्या उस डिसीजन से कुछ बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी का भला होगा, या फिर उसको ये मार्जिनलाइज कर देगा, ठीक है। तो वही है, सर्वोदय से अंत्योदय की जो फिलोसफी है वो जो है फॉलो करनी चाहिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। तो वही चीज़ है, आप गांधी जी के टेलिस्मैन से ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, इन सब चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। आप भी अपना भी जो है एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फिर जाते हैं 5th क्वेश्चन का बी पार्ट। पीपल्स एटीट्यूड आर शेप्ड बाय देयर सोशल एक्सपीरियंसेस एंड सर्कमस्टेंसेस, डिस्कस विद एग्जाम्पल। जो पीपल के एटीट्यूड हैं वो सोशल एक्सपीरियंसेस से और सर्कमस्टेंसेस से क्या होते हैं? शेप होते हैं। तो हमें डिस्कस करना है। एटीट्यूड अभी बता दिया। एटीट्यूड क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेंडेंसी जो किसी भी डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर के उसमें इवेलुएट होती है, तो उसको बोलते हैं एटीट्यूड।
एटीट्यूड क्या होते हैं? फीलिंग्स और बिलीफ होते हैं जो किसी के बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के किसी पर्टिकुलर फैशन में, ठीक है। तो बस वही है। इसके बाद ये क्या दे रखा है हाँ मतलब भैया एटीट्यूड किस चीज़ से शेप होता है वो चीज़ें बता रखी हैं, जैसे कि एटीट्यूड बनता किस चीज़ से, जैसे कि कंडीशनिंग कैसे हुई है उसकी, मतलब नॉर्मली उसकी सोसाइटी कैसी थी, उसके घर में कैसा बिहेवियर था, तो कंडीशनिंग कैसे हुई है, तो उससे भी किसी भी चाइल्ड का जो एटीट्यूड है वो बनता है। सोशल लर्निंग बाई एसोसिएशन, एसोसिएशन से मतलब फ्रेंड्स से या फिर हमारी सोसाइटी से हम कितना सीख पाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बंदा कितना सीखता है, उससे भी हमारा एटीट्यूड बनता है, ठीक है। वही है। तो इसमें लास्ट में क्या लिख रहा है कि फैक्टर्स विच मे नॉट हैव बीन इंटरनलाइज्ड एज बिलीफ एंड वैल्यू कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस ए पर्सनल एटीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग। समटाइम्स क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे बिलीफ और वैल्यूज़ में नहीं आई हैं वो भी किसी पर्सन के एटीट्यूड या डिसीजन मेकिंग में हो सकते हैं, जैसे कि डिज़ायर टू प्लीज, पॉलिटिकल करेक्टनेस, कन्वीनियंस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स। तो ये ज़रूरी है समझना कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। एटीट्यूड जो है कोई स्टैटिक नहीं है, नॉर दे एग्जिस्ट इन एब्स्ट्रैक्ट सेंस सेपरेट फ्रॉम आवर सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो यही बोल रहे हैं कि सोशल जो एटीट्यूड है वो कोई स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ इंटरनलाइज हो गई उसी पे एटीट्यूड डिपेंड करता, नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशनिंग कैसी हुई है, हमारी सोसाइटी बाई एसोसिएशन से हमने क्या क्या हमारा एटीट्यूड बना है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे कैसे हैं, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में। तो वही हमारे एटीट्यूड को बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 5th के सेकंड पार्ट पे, नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्या एक्सप्लेन द टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। सुटेबल एग्जाम्पल से हमें समझना है टर्म्स को, जैसे कि बिलीफ, वैल्यूज़, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, मोरल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे समझनी है? एग्जाम्पल्स देना है और उसका वो देना है क्या? डेफिनेशन, ठीक है। बिलीफ का मतलब क्या होता है? बिलीफ आर आइडियाज, व्यू पॉइंट्स एंड एटीट्यूड ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप और सोसाइटी विच दे कंसिडर एज ट्रू, स्पेशली दोज विदाउट प्रूफ, ठीक है, स्पेशली दोज विदाउट प्रूफ, उसको बोलते हैं बिलीफ, ठीक है। जैसे कि बिलीफ में क्या हो सकता है? फेबल्स, मिथ्स, फोकलोर, ट्रेडिशंस, सुपरस्टिशंस, ये सारी चीज़ आ सकती हैं। इनको चैलेंज भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। जैसे कि पहले बिलीफ सिस्टम था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, लेकिन बाद में ये टूट गया, मॉडिफाई हो गया, ठीक है। तो बस यही है, तो ये चेंज भी हो सकता है। अब आ जाते हैं वैल्यूज़। वैल्यू क्या होती हैं? लास्टिंग बिलीफ और आइडिया विद इन एन इंडिविजुअल और सोसाइटी अबाउट विच गुड और बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, उसको बोलते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ किसकी तरह एक्ट करती हैं? गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह ऐड करती हैं टू मूव अहेड एंड हैज़ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन पर्सन्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड, ठीक है। जैसे कि रामायण में, हाँ, जैसे कि रामायण में कुछ वैल्यूज़ को सिखाया गया है, जैसे कि रिस्पेक्ट करना, एडल्ट्स की, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो वही बिलीफ सिस्टम ही होता है, वही वैल्यूज़ होती हैं जो इंडिविजुअल अपने लेवल पे वो करता है। उसके बाद आते हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब नॉर्मली जो रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस आप बोल सकते हो, जो सोशली इन्फोर्स होती है, सोसाइटी जो हम पे लगाती है, उसको बोलते हैं नॉर्म्स। जैसे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में बड़ों की रिस्पेक्ट करना एक नॉर्म है। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल क्या होते हैं? बेसिक ट्रूथ या ओपिनियन जो फाउंडेशन बनाते हैं किसी भी बिलीफ सिस्टम की या बिहेवियर की, ठीक है। इन्हीं प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही मतलब थ्योरीज बनती हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स बनते हैं। जैसे कि कुछ यूनिवर्सली अडोप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि फेयरनेस, ट्रूथफुलनेस, इक्वालिटी, जस्टिस, ये हर जगह माने जाते हैं। फिर आते हैं मोरल्स। मोरल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ही होते हैं ये भी, जो इंडिविजुअल अडप्ट करता है राइट और रॉन्ग को अपने एक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। सोसाइटी नहीं, ये खुद का ही जो इंडिविजुअल जो खुद के ही जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी अभी ज़्यादा एक्सेप्ट हो रही है, मोरल मतलब इंडिविजुअल मानते हैं कि ठीक है ये, मतलब मोरली इसको ठीक मानने लगे हैं, जबकि सोसाइटीज़ में अभी इसको एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता, मतलब सोसाइटी में इसको अनएथिकल माना जाता है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल लेवल पे ये क्या हो गया मोरल हो गया है। मतलब लोगों ने इसको मानना शुरू कर दिया, लेकिन सोसाइटी ने अभी तक इसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया। तो वही चीज़ है मोरल्स के बारे में। तो मोरल्स की डेफिनेशन होगी, प्रिंसिपल्स की होगी, नॉर्म्स की होगी, वैल्यूज़ की होगी, बिलीफ्स की होगी। मैंने आपको बताया था कि आप जितने अच्छे से इन जो भी वर्ड्स आ रहे हैं इनकी डेफिनेशंस को लोगे और एक पेज पे लिख लो, ठीक है। और जब ये 5 टेस्ट हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद देखना कि आपके मतलब कौन से टॉपिक्स बचे हैं। बस आप ये इससे डेफिनेशन लो और एग्जाम्पल लो, डेफिनेशन लो, एग्जाम्पल लो, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो यही ऐसे ही आप इस पर बढ़ोगे। फिर हमारा 7th क्वेश्चन आता है। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है? दो यूटिलिटेरियनिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मोरल थ्योरीज, इट इज क्रिटिसाइज्ड ऑन मैनी ग्राउंड्स, डिस्कस। यूटिलिटेरियनिज्म को बहुत सारी जगह पे वो किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, तो हमें वो बताना है। तो सबसे पहले कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो मोस्ट पावरफुल और परसुएसिव अप्रोच है नॉर्मेटिव एथिक्स में। इससे क्या बताया गया है कि वो एक्शन मोरली राइट एक्शन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा का भला होता हो, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा का भला होता है तो कोई भी एक्शन जो है वो मोरली राइट होता है।
ये एक टाइप का कंसिक्वेंशलिज्म है, मतलब जो राइट एक्शन जो है वो कंसिक्वेंसेस की फॉर्म में स्टडी किया जा रहा है, मतलब अंत भला तो सब भला, ठीक है, वही चीज़ है, अंत भला तो सब भला, कि मतलब एंड में सब कुछ सही हो जाना चाहिए, या फिर पब्लिक एट लार्ज का भला होना चाहिए, तभी वो जो राइट है कोई भी एक्शन वो मोरल, मतलब वो क्या होगा, मोरल होगा, ठीक है। हाँ, बहुत सारे फिलोसोफर जो हैं यूटिलिटेरिज्म को बहुत इंफ्लुएंशियल मोरल थ्योरी मानते हैं, क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले बोला गया कि कुछ थ्योरीज जो है वो सेल्फ गुड पे कंसंट्रेट करते हैं, जैसे कि इगोइज्म, ठीक है, और वे कंसिक्वेंसेस को अकाउंट में नहीं लेती हैं, लेकिन वो किसी मोटिव, पर्सन के मोटिव्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, पर्सन के मोटिव पे। जो यूटिलिटेरिज्म है वो किस पे, मैक्सिमम गुड पे फोकस करता है, विदाउट रिलाइंग ऑन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। सीधी चीज़ ये याद रखना, जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो मैक्सिमम गुड पे ध्यान रखता है, किसी इंडिविजुअल की फायदे पे ध्यान नहीं देगा, ठीक है। और फिर जो दूसरी थ्योरीज हैं वो कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं बताती हैं राइट और रॉन्ग का, जैसे कि थ्योरी ऑफ मोरल रिलेटिविज्म या वर्चू एथिक्स, जबकि जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो बताता है कि हाउ मोरल क्वेश्चंस कैन हैव ऑब्जेक्टिवली ट्रू आंसर बेस्ड ऑन द यूटिलिटी और प्लेजर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस पॉसिबल एक्शंस। वो बोलते हैं कि मतलब कोई भी जो मोरल क्वेश्चंस होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव ट्रू आंसर्स क्या हो सकते हैं, वही आंसर होंगे जो ज़्यादा जनता का जिसमें भला होगा, ठीक है, वही होंगे। तो वही है, अभी जो यूटिलिटेरियज्म की जो थ्योरी है मॉडर्न टाइम्स में वो लीगल और सोसाइटल रिफॉर्म्स लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, कोई भी ऑब्सोल्यूट लॉज और सोशल प्रैक्टिसेस थी वो हट गई हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को गवर्नमेंट आई है, तो ये सारी चीज़ किसके लिए, इससे ज़्यादा लोगों का भला हो रहा है। तो जो ये फिलोसफी है ये भी किसकी, यूटिलिटेरियनिज्म की है, ठीक है। क्रिटिसाइज क्यों होती है, समटाइम्स ये समझ में नहीं आता कि ग्रेटर गुड का कंसेप्ट ही मतलब समटाइम्स फ्लॉड हो सकता है, ठीक है, समटाइम्स यही कंसेप्ट फ्लॉड हो सकता है, अलग अलग पीपल के लिए जो गुड है वो डिफरेंट हो सकता है, क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि मतलब लार्जर गुड को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मटेरियल हैप्पीनेस देखा, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो मटेरियल हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि पब्लिक गुड किस में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, किस में मतलब लोगों को खुशी ज़्यादा मिल रही है। उसके बाद ये जस्टिस को इग्नोर करता है, मान लो कोई बड़ी सोसाइटी, हाँ, इसमें एग्जाम्पल ही देख सकता है, हम किसी इनोसेंट पर्सन को किसी रॉयट का दोषी बना देते हैं, तो यूटिलिटेरिज्म कहता है कि वहाँ पे बड़े एरिया में वहाँ पे रॉयट्स वगैरह नहीं होंगे, ठीक है, तो जो सोसाइटी है वो हार्मनी में रहेगी, तो वो इसको क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं स्टैंड को, ठीक है, तो इस कि वो इनोसेंट पर्सन को जेल में डालना या फिर उसके खिलाफ केस लगाना बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पब्लिक गुड हो रहा है या फिर पब्लिक में शांति हो रही है, लेकिन उस पर्सन की जो राइट्स हैं वो तो वैलिड हुए, लेकिन वो उस पर्सन के बारे में नहीं सोचता, वो लार्जर गुड के बारे में सोचता है। इसीलिए क्या होता है समटाइम्स ये जो यूटिलिटेरिज्म की जो थ्योरी है वो जस्टिस के अगेंस्ट जाती है। फिर क्रिएट ट्रस्ट डेफिसिट, इससे क्या हो जाता है, जो सही करना चाहते हैं लोग, अगर उनको गलत के लिए सजा दी जाएगी तो फिर वो भी सही करना बंद कर देंगे, तो वही ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी वर्क कर सकती है ये चीज़। तो वही डिस्पाइट क्रिटिसिज्म जो ये थ्योरी है ये बहुत सारे जो हमारे मोरल डायलेमाज हैं उसको रिजोल्व कर देती है समटाइम्स, है ना, और ग्रेटर गुड के बारे में बात करती है सोसाइटी के। बस तो यही चीज़ आप इस कंक्लूजन में लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है 7th। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ एथिकल डायलेमास फेस्ड बाय सिविल सर्वेंट इन इंडिया। इंडिया में सिविल सर्वेंट कौन कौन से एथिकल डायलेमास को फेस करते हैं, हमें हाईलाइट करना है कि एलिमेंट्स उनको स्ट्रेटजी उनको रिजोल्व करने के लिए। सबसे पहले डायलेमास क्या हो सकते हैं, पर्सनल कोस्ट एथिकल डायलेमास, राइट वर्सेज राइट एथिकल डायलेमास, कॉन्जॉइंट एथिकल डायलेमास, ठीक है। तो सबसे पहले राइट वर्सेज राइट डायलेमास, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, पर्सनल कोस्ट एथिकल डायलेमास, राइट कोस्ट, कॉन्जॉइंट एथिकल डायलेमास, तो बहुत सारे उसके डायलेमास हो सकते हैं। फिर आप उसमें बता सकते हो कि आप उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हो, उन एथिकल डायलेमास को क्या क्या उनके पास तरीके होते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होना एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर वो अकाउंटेबल होंगे तो वो गलत डिसीजन नहीं लेंगे। लीगैलिटी होना, उनको उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल बनाना किसी भी उनके डिसीजन के लिए। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होना सिविल सर्वेंट्स में, कोड ऑफ एथिक्स होना, उनके कोड ऑफ कंडक्ट होना, प्रोफेशनल एथिक्स होना उनमें, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस होना सिटीजन्स के लिए, ठीक है, जैसे कि अगर सोशल ऑडिट होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। सिटीजन चार्टर अगर लगा होगा, सिटीजन चार्टर अगर होगा तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ट्रांसपेरेंसी अगर बढ़ेगी, ई गवर्नेंस अगर आएगी तो भी उनके एथिकल डायलेमास रिजोल्व हो जाएंगे। वो पर्सनल इंटरेस्ट में समटाइम्स नहीं काम करेंगे, वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एलिमेंट्स हैं जो डायलेमास को रिजोल्व करते हैं। तो ये इंपैरेटिव है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए कि वो अपनी कंसाइंस को सुने, अपनी इनर वॉइस को सुने एथिकल डायलेमास को रिजोल्व करने के लिए,
ठीक है। तो वही है, तो टेलिस्मैन जो गांधी ने दिया वो गाइडिंग लाइट हो सकता है इस रिस्पेक्ट में कि एथिकल डायलेमास को रिजोल्व करने में गांधी जी का टेलिस्मैन भी लास्ट में काम आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे डायलेमास होते हैं पब्लिक सर्वेंट्स के, तो ये क्वेश्चन जो है आप अपने सेल्फ से आपको करना है। ठीक है, और कौन कौन से डायलेमास जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स को हो सकते हैं और कैसे वो उसको रिजोल्व कर सकता है, उसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब आ जाती है हमारी केस स्टडीज़। तो अब हमें देखना है कि हमें केस स्टडीज़ को कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ही पढ़ लो कि मतलब क्या, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि यू हैव ज्वाइंड एज रिपोर्टर इन ए न्यूली लॉन्च न्यू चैनल। ठीक है, दिस choice was based on the assurance given by channel's management and it would emerge as the voice of the downtrodden. While working on various assignments, you reported political incidents and covered national stories as instructed by organization. But later you come to know that the channel was targeting particular individuals rather than serving its stated mission. The reporter was also pressurized to go out of way to accomplish the organization wishes. Given the economic slowdown, most reporters complied with these directives. Some who left the jobs also did not blow the whistle against the organization, fearing lack of other employment opportunities. Recently, you have also seen assigned a similar task by organization in this context. Identify the various ethical issues involved in this case. कौन कौन से ethical issues यहाँ पे involve हैं और उसके बाद क्या है, उसके बाद आप उनको मनाने की कोशिश करते हो। फिर आप करते हो क्या, जो आप टास्क दिया गया वही काम करते हो। अदर रिपोर्टर्स के साथ प्रोटेस्ट करते हो, जॉब को लीव कर देते हो, विसल ब्लो करते हो। मेरिट्स और डिमेरिट्स बतानी है इन 4 एक्शंस की। और सबसे पहले क्या बताना है, क्या कौन से एथिकल डायलेमास इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड अनबाइज्ड मीडिया, ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, पर्सनल उसके लिए, टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ सिनेरियो और लेक ऑफ करेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, लेक ऑफ करेज किसमें दिखाया गया है, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो एथिकल इश्यूज इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं। अब जो 4 स्टेप दिए गए हैं उसके क्या मेरिट होंगे और क्या डिमेरिट होंगे वो हमें बताने हैं। ठीक है, उसके बाद है, सबसे पहले है कि हम उसी टास्क को फॉलो करेंगे जो हमें ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो उसके फ़ायदे क्या हैं, जॉब सिक्योरिटी बनी रहेगी, हमें अपॉर्चुनिटी, हम सीखते रहेंगे, एक्सपीरियंस लेते रहेंगे मीडिया हाउस में। ठीक है, हमारे करियर एडवांसमेंट होगा। इससे डिमेरिट्स क्या होंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, कोग्निटिव डिसोनेंस हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, हम कॉन्फिडेंस लॉस कर लेंगे अपने आप में और एक पपेट बन जाएंगे न्यूज़ चैनल्स के हाथ में। तो ये चीज़ क्या होगी, डिमेरिट होगी, हमारे एथिकल स्टैंडर्ड से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरिट्स डिमेरिट्स हो गया। उसके बाद दूसरा है कि वर्क विद अदर रिपोर्टर्स इन प्रोटेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्शन। अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, अगर हम उसका प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट के में साथ देते हैं, तो क्या होगा, इसके फ़ायदा क्या होगा, लेजिटिमेसी देगा आपके कारण को, और जर्नलिस्ट इथोस को आप फॉलो कर रहे हो, मतलब ये आपका दिखाई देगा। डिमेरिट्स क्या होंगे, आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, आपको जॉब से निकाला जा सकता है। थर्ड है कि आप जॉब को लीव कर दो। इससे क्या होगा, तो इसे दिखाता है कि आप एथिकल स्टैंडर्ड से आप कमिटेड हो, कि आप एथिकल पर्सन हो। अगर आपसे, मतलब आप अपने जो एथिकल स्टैंडर्ड है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, और आप इंकरेज भी कर सकते हो अपने जो फेलो जो रिपोर्टर्स हैं उनको वॉइस उठाने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस के खिलाफ। इससे डिमेरिट्स क्या हो सकती है, जॉब इनसिक्योरिटी हो सकती है, लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है कि विसल अगर आप ब्लो करते हो तो इसके फ़ायदे क्या हैं। तो वही है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हो अपने एथिकल स्टैंडर्ड से, और आप उसके जो भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट खड़े होने को तैयार हो। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाता है आपके मेरिट्स में। ठीक है, तो कि आपके एटीट्यूड को दिखाता है। फिर आता है डिमेरिट्स क्या हो सकता है, इसके डिमेरिट्स क्या होते हैं कि रिपोर्टर को हो सकता है अगर विसल ब्लो कर दे तो उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मान लो उसको ना मिले, कहीं और पे भी उसको ना लगाया जाए, थ्रेट टू लाइफ हो जाए रिपोर्टर्स की। तो ये सारे डिमेरिट्स हो सकते हैं। अगर वो कुछ करता है तब क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में बतानी थी। उसके बाद प्रीफर्ड आप क्या करोगे, फर्स्ट अप्रोचिंग दी मैनेजमेंट, सबसे पहले मैनेजमेंट को अप्रोच करेंगे अलॉन्ग विद अदर लाइक माइंडेड वर्कर्स, मतलब पूरा ग्रुप बना के जो भी लाइक माइंडेड वर्कर्स हैं जो ऐसा ही सोचते हैं उनके साथ हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, अपने ओपिनियन को रजिस्टर करवाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अगर ये भी काम नहीं करता तो ओनली वाइबल ऑप्शन है कि हम विसल ब्लो करेंगे। ठीक है, जो फिर होगा देखा जाएगा। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं जो सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, ये उनकी ड्यूटी है, मतलब स्पेशली जर्नलिस्ट की ये ड्यूटी है कि वो करप्शन को क्या करें, एक्सपोज करें, जो भी उनके ऑफिस वगैरह में हो रहा है या फिर कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको रेज करना उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इससे जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है जर्नलिस्ट की वो क्या होंगी, इंस्पायर होंगी ग्रेटर गुड के लिए। ठीक है, और बस यही है। और हाँ, ये और गवर्नमेंट कर सकती है कि स्टेट शुड इंश्योर इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर को इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन दे सकती है रिस्पेक्टिव लेजिस्लेशन में सेम में। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो।
ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हो जाता है हमारा 9th, इस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपको एथिकल इश्यूज बताने हैं, इस पूरे केस में कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, हर जगह आपको एथिकल इश्यूज देखने हैं। उसके बाद जो भी आप काम करोगे उसके मेरिट्स क्या होंगे, डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, टू आप ये लिख सकते हो, मेरिट्स और डीमेरिट्स। फिर आप कंक्लूजन दे सकते हो कि आप लास्ट में क्या करोगे। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोलता है, यू आर डीएम ऑफ ए हिली डिस्ट्रिक्ट विच हैज रिसेंटली स्ट्रक बाय फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स कॉजिंग सप्लाई रूट्स टू बी कट ऑफ। इट इज brought to your notice that shopkeepers in the area are taking advantage of this situation by exorbitantly increasing the prices of various goods. One example is the case of dhaba charging 250 rupees for a paratha citing supply chain. Others have also reported to be charging exorbitant prices for transportation and other services. Given the difficult situation, there also have been issues of law and order where people have resorted to picketing of shops in retaliation to the increased prices. One inquiring representatives of shopkeepers argued that since supply is constrained, prices are bound to increase. The further argued that the higher prices are in fact helpful in ensuring judicious use of goods and services that are most urgently needed during emergency. Identify the various issues from the perspective of different stakeholders. देखो different stakeholders बताने हैं, different issues बताने हैं, course of action क्या होगा और अपने इसको जस्टिफाई करना है आर्ग्यूमेंट्स से। तो इसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स और इश्यूज क्या हैं। सबसे पहले लोकल पब्लिक है स्टेक होल्डर, लोकल शॉपकीपर्स हैं स्टेक होल्डर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे, ये हो गए हमारे स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इश्यूज क्या है इनके साथ, लोकल पब्लिक के साथ क्या इशू है, सप्लाई एसेंशियल गुड्स का, मतलब वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ गया और गुड्स की सप्लाई नहीं हो रही है। शॉपकीपर का क्या इश्यूज हैं, शॉपकीपर क्या वही भी है डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन, तो उनके पास सामान कम है तो उन्होंने अपने प्राइसेस जो हैं सामान के बढ़ा दिए हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जनरल जो पब्लिक है वो दुखी हो रही है, तो होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग का केस है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास। और गवर्नमेंट के पास क्या है, यूनियन लेवल पे रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का जो इशू है वो उनको सॉल्व करना है। तो इसमें बोला है कि एज ए डीएम आप क्या करोगे। ठीक है, तो एज ए डीएम सबसे पहले मैं तो सिचुएशन को मतलब देखेंगे, सबसे पहले सिचुएशन को, सप्लाई कंस्ट्रेंट कितने सीवियर हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो फिर अब मैं डिजास्टर जो रिलीफ फंड है डिस्ट्रिक्ट का उसको यूज़ करूँगा पब्लिक की फायदे के लिए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मैं एडिक्वेट पुलिस पर्सनल्स को वहाँ पे डिप्लॉय करूँगा, सिविल सोसाइटी की हेल्प ली जाएगी, इमीडिएट स्टेप लिए जाएंगे अदर्स। ठीक है, तो जैसे कि अलग अलग एक्शन लिए जाएंगे, जैसे कि शॉपकीपर के साथ क्या क्या एक्शन लिया जाएगा, लोकल लेवल पे क्या क्या एक्शन लिया जाएगा, गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन लेगी। सबसे पहले शॉपकीपर के लेवल पे क्या किया जाएगा, सबसे पहले मतलब एक टीम बनाई जाएगी जो होर्डिंग को चेक करे, ब्लैक मार्केटिंग को चेक करे। ठीक है, शॉपकीपर्स की। और फिर मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा शॉपकीपर्स को कि जो डिमांड सप्लाई का जो उनका वो है वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि फ्री मार्केट का कंसेप्ट है। ठीक है, और अभी नेचुरल डिजास्टर की सिचुएशन है तो आप इतना महंगा सामान नहीं बेच सकते। ठीक है, तो वही चीज़ है। और जो आप बोल रहे हो कि शॉपकीपर जो बोल रहे हैं कि हायर प्राइसेस जो हैं असेंशियल आइटम्स के वो बढ़ाने से उसका यूज सही होगा, तो ये बिल्कुल मिसप्लेस्ड है। जबकि जो इंक्रीज अगर जब बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा देते हो तो इससे लगता है कि जो आइटम्स हैं वो बहुत कम हैं, पैनिक बढ़ जाता है पब्लिक के अंदर। ठीक है, तो ये और ज़्यादा ट्रस्ट सिस्टम को वॉलेट करता है। और ऑर्डर पास करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर कि वो ज़्यादा प्राइस पे कोई भी सामान ना बेचें एसेंशियल गुड्स को। ठीक है, तो ये शॉपकीपर्स के अगेंस्ट किया जाएगा। लोकल लेवल पे उनको जो भी सामान है वो प्रॉपर एमआरपी पे बेचने की कोशिश की जाएगी, देने की कोशिश की जाएगी, पैनिक को रोका जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड को रिलीज किया जाएगा और पब्लिक और पुलिस के साथ मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बना के रखी जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट की तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो जो मैं है एक रिपोर्ट भेजेंगे मतलब डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या सिचुएशन है वो रिपोर्ट भेजी जाएगी, जो भी एक्शन है रिक्वायर वो लिया जाएगा। ठीक है, अगर लॉन्गर डिस्ट्रप्शन है सप्लाई रूट्स का तो हेलीकॉप्टर वगैरह से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि मतलब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि हेलीकॉप्टर वगैरह से जो भी एसेंशियल सप्लाईज हैं उनको सप्लाई करें। ठीक है, तो इन दिस वे आई विल इंश्योर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट अपॉन द गवर्नमेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी स्टेक होल्डर्स आर टेकन केयर ऑफ इन टाइम ऑफ। अलग अलग स्टेक होल्डर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी कंप्लीट हो, तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगा। तो देखो बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स है, उनके बहुत सारे रिलेटेड उनसे इश्यूज थे। तो अब मतलब जो एज ए डीएम आप क्या करोगे, तो आपने अपना कोर्स ऑफ एक्शन भी बता दिया है। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोलता है, रिसेंटली इन वेक ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक वी सॉ इंस्टेंसेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम बीइंग ओवरवेल्म्ड। मोreover certain morals and ethical dilemmas faced by frontline workers in healthcare came to light. These dilemmas mainly pertain to limited medical resources, decision about whom to treat in such cases, rationing of care and prioritization of being patient treatments. For instance, certain countries like Italy reluctantly supported rationing by age. These difficult questions on allocation of scarce resources and decision making by doctors have received extensive consideration at multiple levels and is now being considered as serious subject to ponder over in public health morality. आप क्या करो, इसको
वो करो, पॉज करो वीडियो को और इसको एक बार पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद अपना कोर्स ऑफ एक्शन लिखो, आप क्या करने वाले हो। तो ये राशनिंग बाय एज के हमें फेवर में लिखना है, अगेंस्ट में लिखना है, और प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स को गाइड करेंगे इस डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने में। तो अगर हम राशनिंग बाय एज करते हैं तो उसका फेवर क्या होगा, यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट होगा कि ज़्यादा लोगों का भला होगा, ठीक है। फेयर इनिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कि दोज अंडर 18 वो गेनिंग, हाँ देखो, अगर हम एज से उनको डिफरेंट कर देते हैं तो टोटल बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए है कि ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, जैसे कि सच एज प्रेफरेंस यूटिलिटेरियन अप्रोच, मल्टीपल फैक्टर्स सच एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी ऑफ लिविंग, पेशेंट एबिलिटी टू हेल्प अदर्स। तो ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ की जाती हैं यूटिलिटेरियनिज्म में, अगर हम राशनिंग बाय एज करते हैं। 18 साल से जो 18 साल के आसपास के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू 80, क्योंकि 80 में तो लाइफ का बर्डन ज़्यादा हो जाता है। सर्वाइवल आर्ग्यूमेंट्स की वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे और वो नहीं कर पाएंगे। इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, राइट टू लाइफ, अगर हम उनको कोविड वैक्सीनेशन या वो चीज़ नहीं दे रहे हैं। एक्सक्लूजन, इम्पैक्ट ऑफ डॉक्टर्स मोरल, ठीक है। एथिकल डायलेमा आ जाएगा डॉक्टर के पास, उसको कौन कौन से प्रिंसिपल्स गाइड करने चाहिए। सबसे पहले इगैलिटेरियनिज्म का जो प्रिंसिपल है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की सबको राइट टू लाइफ है, तो वो चाहे बीमार आदमी है और चाहे वो एज उसकी ज़्यादा है, तो सबको राइट टू लाइफ है, तो उनको भी मिलना चाहिए। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट होना चाहिए कि डॉक्टर अपने लेवल पर कुछ मतलब डिसीजन ले सके। ट्रांसपेरेंसी का प्रिंसिपल होना चाहिए कि जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम में जो माल प्रैक्टिस चल रही हैं वो ना चलें, ठीक है। तो एक ब्रॉड कंसेंसस पे अराइव हो सकते हैं डॉक्टर, एथिसिस्ट, लॉयर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स, हेल्थ केयर रिप्रेजेंटेटिव और जो गवर्नमेंट मशीनरी है कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है, प्रॉपर लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एवरी एफर्ट मेड करना चाहिए कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नॉर्मल टाइम्स पे बूस्ट कर दें, ताकि फ्यूचर में कोई पेंडेमिक आए तो हेल्थ केयर फॉर ऑल बचा रहे और हमें किसी को राशनिंग करने की जरूरत ना पड़े, या किसी को कम प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो प्रायोरिटी सबकी होनी चाहिए, क्योंकि राइट टू लाइफ सबको है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप क्या करोगे, तो वही फिर से आपको पूछा गया, तो आप ये सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर पोस्टेड एज ए डीएम इन योर होम स्टेट, रिसेंटली रूमर्स हैव स्टार्टेड डूइंग राउंड्स इन योर ऑफिस रिगार्डिंग योर क्लोजनेस विद वन ऑफ द बिजनेस इन योर डिस्ट्रिक्ट हु हैपेंस टू बी योर क्लोज फ्रेंड। द बेसिस ऑफ द रूमर इज एन एक्सपेंसिव मोटर बाइक दैट हैज गिफ्टेड टू योर सन ऑन हिज बर्थडे। ऑल्दो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स हैज बीन हैपनिंग बिटवीन हिज एंड योर्स फैमिली फॉर ईयर, बट दिस ईयर दिस कॉट योर पब्लिक आई। तो हमें एक्सेप्टेबल गिफ्ट और ब्राइब में डिफरेंस बताना है, एथिकल इशू बताना है, और क्या एक्शन लोगे वो बताना है। तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल चीज़ें बतानी होंगी। ये कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब गिफ्ट देना लेना तो कॉमन प्रैक्टिस है फेस्टिव सीजन में, ठीक है। तो गिफ्ट देना, और तो इससे रिलेशनशिप बना रहता है। तो जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल लेता है किसी गिफ्ट को, तो डायलेमा में फंस जाता है कि वो ब्राइब हो सकती है, ठीक है। राइजिंग अवेयरनेस लेवल, इंक्रीज इन सेंसेस ऑफ करप्शन अमंग पब्लिक सर्वेंट्स, विजिलेंट मीडिया ने इस चीज़ को और भी ज़्यादा मतलब वो बना दिया है, अनहोली नेक्सस बना दिया बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेसी के बीच में। समटाइम्स इससे क्या हो जाता है, इससे अगर कोई जेन्युइन एक्सचेंज भी हो रहा है गिफ्ट्स का, उसको भी ब्राइब माना जाता है, ठीक है, उसको भी ब्राइब माना जाता है। एथिकल इश्यूज़ यहाँ पे क्या है, एथिकल इश्यूज़ यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हैं, एथिकल इश्यूज़ इन्वॉल्व है कि मतलब उसको करप्शन माना जा रहा है, ट्रस्ट सिस्टम की कमी है कि मतलब अगर वो गिफ्ट दिया है तो सोचा जा रहा है कि ये ब्राइब ही है, इम्पार्शियलिटी हो रही है, मतलब हो सकता है कि अगर उसने फेवरेटिज्म के मामले में ही अगर उसको दिया हो तो हो सकता है वो उसको फेवर कर दे। पर्सनल रिलेशंस को बैलेंस करने का भी एथिकल इश्यूज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हो सकता है कि मैं उसको गिफ्ट को रिटर्न कर दूँ, एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर सकता हूँ कि मतलब ये, ताकि ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, जनता को ये ना लगे कि मतलब ये जो चीज़ है ये ब्राइब के लिए की गई है। जितने भी मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है अपने उनको रिपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ताकि जो ऑनेस्ट पब्लिक सिविल सर्वेंट है उस पर कोई आवाज़ ना उठे या फिर उसकी ऑनेस्टी पे कोई किसी को शक ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद क्या है, हाँ बस यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब एज ए डीएम आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, कि एज ए डीएम आप इसमें क्या क्या कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ जो आज हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चंस जो है हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। हम ऐसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसमें 4 वीडियोज़ और आएंगी, ठीक है। टोटल 5 वीडियोज़ होंगी हमारी एथिक्स में, और इसमें आपको
करना क्या है इसमें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पेज लेना है, जैसे कि प्रोबिटी आ गया, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में कैसे हेल्प करनी है अपने माइंड में पॉइंट ब्रेनस्टॉर्म करने हैं और उसके बाद लिखने हैं। और इसमें और क्या लिख रखे हैं, बस वो लिखने हैं, बस उसको 2-4 पॉइंट और लिख लो, ठीक है। तो वो जो आप अभी लिखोगे वो पेपर में भी लिख लोगे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आ रहे आपके पॉइंट में, बस वही उस पेज पे आपको लिखने हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आपके जो सब्सक्रिप्शन है वही हमें मोटिवेट करता है कुछ आगे नई वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।